नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ समेत चारों धामों में बारिश का हाई अलर्ट जारी, अगले 4 दिन तक बारिश के आसार। पुरोला हिंदू महापंचायत रोक याचिका पर 3 सप्ताह बाद होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार को सुरक्षा कड़े करने के दिए निर्देश। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना बन गया पीतल, उठ रहे हैं कई सवाल, जांच की हो रही है मांग। गर्मी से हाल बेहाल, मौसम विभाग ने जताई तेज हवाएं चलने की संभावनाएं। देहरादून में पकड़ा गया नकली दवाइयों का जखीरा, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक सदस्य भी हुआ गिरफ्तार। नैनीताल हाईकोर्ट में पुरोला हिंदू महापंचायत पर रोक संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता और उससे जुड़े लोगों को आपत्तिजनक नारे लगाने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में शुक्रवार को उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हिंदू महापंचायत को रोकने के संबंध में जनहित याचिका को सुनाया गया। दिल्ली के मामले में ऑनलाइन जुड़ी महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने में नाकामयाब है और पोस्टर और बैनर लगाकर एक धर्म विशेष के लोगों को धमकाया जा रहा है। वहीं महाअधिवक्ता SN बाबुलकर ने महिला की बात को गलत बताया और कहा कि शिकायतकर्ता और अधिवक्ता दिल्ली में बैठकर वहां से सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होनी तय हुई है। विश्व प्रसिद्ध बाबा केदारनाथ के धाम में जहां एक और भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वहीं दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। वहीं धाम में एक मामला उठने लगा है। आरोप ये लगे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में दीवारों पर लगा सोना नहीं बल्कि पीतल है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस सोने की जांच क्यों नहीं करवाएगी और इसके लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। दरअसल यहाँ आरोप लग रहे हैं कि 1.25 अरब के सोने का गबन करके इस प्रकार का षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है। आरोप लग रहे हैं कि इस प्रकार की ठगी के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि भक्तों के विश्वास के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और जल्द ही दोषियों के नाम उजागर कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही है। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ जी के गर्भगृह में चंद महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई, कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है। और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गबन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है, कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है, कौन इसके देखेगा। जजमान की भावनाओं के साथ 1.25 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। आज जब जो सोना 1.25 अरब रुपए का जो बता रहे थे, वो सोना आज जो है पीतल में बदल गया है। इतनी बड़ी ठगी, इतने बड़े कौन है ये राक्षस, इतने बड़े गर्भगृह में कौन ने इसने किया। इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जब मंदिर समिति को ये सोना दिया, इन्होंने जांच क्यों नहीं उस सोने की आखिरकार कौन इसके जिम्मेदार है। और जब हमने सोने का विरोध किया तब इन्होंने रात्रि के समय भगवान के गर्भगृह में सोना लगाने का काम किया और परंपरा बिगाड़ने का काम किया। भगवान को जब सायन में थे तब इन्होंने रात को चोरी से यहाँ सोना लगाया और भगवान की परंपरा को भी इन्होंने बिगाड़ा। मेरा ये जल्द से जल्द इसका 1.25 अरब रुपए का जो घोटाला यहाँ केदारनाथ में सोने के नाम पे पीतल पे पानी चढ़ाया, उसका जल्द से खुलासा होना चाहिए। नहीं तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उनको यहाँ से भगाएंगे। लगातार पहाड़ों में युवा नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। वहीं कई युवा अब धीरे धीरे स्मैक की चपेट में भी आ रहे हैं, जिसे देखते हुए झनकट खटीमा के 24 वर्षीय युवा रवि मेहता ने नशे के खिलाफ मानस खंड साइकिल यात्रा 1 जून से शुरू की। रवि ने साइकिल से नशे के खिलाफ हल्द्वानी, नैनीताल, चमोली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, बागेश्वर होते हुए बेरीनाग पहुंचे, जहां पर रवि मेहता का पूर्व सैनिक संगठन, व्यापारियों, स्थानीय युवाओं द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया और रवि की पहल की सराहना की। रवि ने साइकिल के माध्यम से पहाड़ों में लगातार बढ़ रहे नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। उद्देश्य है मेन, जो आज का युवा एक नशे की तरफ मतलब कि बड़ा विलुप्त होता जा रहा है, तो उसको एक दिशा देने का काम कर रहा हूँ मैं। मेरी यात्रा खटीमा से शुरू हुई थी और उत्तराखंड के 9 जिलों की थी ये। तो आज ये समाप्ति के कगार पे है। अब मैं यहाँ से पिथौरागढ़ जाऊँगा, पिथौरागढ़ से चंपावत होते हुए वापस खटीमा जाऊँगा। इसका मेन उद्देश्य है, देखो देश जो है कि युवाओं के मजबूत कंधों में है, कंधों की ज़रूरत है युवा को ना, कि देश को
तो आज वही युवा एक नशे की तरफ को जा रहा है। एक मतलब देश को छोड़ के, किसी ज़माने में सुना जाता था कि मतलब कि जैसे किस्से सुने थे मैंने कि भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, तो वो आज कहाँ जा रहा है वो चीज़ें, उसी के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ। अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा नगर पालिका के अंतर्गत स्वच्छता जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। खटीमा नगर पालिका द्वारा 12 जून से 18 जून तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वच्छता सप्ताह जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला और पालिका अध्यक्ष सोनी राणा की अध्यक्षता में नगर पालिका में जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अपील की गई और उन्होंने कहा कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग भागों में बांट कर रखें। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रम में तथा शहरी विकास निर्देशालय के निर्देशाक्रम में 12 जून से लेकर 18 जून तक एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है। उसमें आज हमारे द्वारा विभिन्न एनजीओ को तथा जो मोहल्ला में कार्यरत स्वच्छता समूह हैं, जो क्या कहते हैं हमारे ये हैं पीएम आवास निधि वाले, पीएम स्वनिधि वाले, इनको बुला के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कूड़ा निस्तारण की विस्तृत जानकारी दी गई। गीला और सूखा कूड़ा अलग करना, पॉलीथीन का प्रयोग ना करना, और इसी के साथ एक जन जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खटीमा, मेंबर साहिबान और मेरे ऑफिस के सहयोगी तथा विभिन्न एनजीओ द्वारा इसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। आज हमने जो स्वच्छ भारत के लोगों को जागरूक किया है कि पन्नी इस्तेमाल ना करें और खटीमा को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें, और सबको जागरूक करने के साथ साथ हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि कूड़ा किस तरीके से हमें अलग अलग करके देना है, क्योंकि कूड़ा अलग अलग ना होने की वजह से हमारा जो खटीमा या हमारा देश है प्रदूषित हो रहा है, जिससे पानी का लेवल हमारा डाउन होता जा रहा है। यही एक अभियान चलाया गया है कि स्वच्छ भारत के तहत कि पन्नी से क्या नुकसान है, यही जागरूकता के लिए आज रैली निकाली है। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील क्षेत्र के बुक्कनपुर नाम के गांव में गुरुवार सुबह एक ग्रामीण द्वारा अपनी पत्नी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। लक्सर पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक सुबह बुक्कनपुर में पुलिस को एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की गला काटकर निर्मम हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए घटनास्थल का पुलिस द्वारा निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य जुटाते हुए शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। बताया गया कि पति पत्नी के बीच किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने पत्नी का गला काट दिया और उसकी हत्या कर दी। मिली थाना पत्ती पे कि गांव बुक्कनपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काट के हत्या कर दी। उस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पे गई थी और बॉडी को कब्जे में लिया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया और जो आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और डेड बॉडी को सील करके उसे पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारी देवी मंदिर के समीप जमधार के पास लगभग 30 यात्रियों से भरी एक बस बद्रीनाथ धाम दर्शन कर वापस राजस्थान लौट रही थी। अचानक बस का ब्रेक फेल हो गया और वो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकालकर 108 के माध्यम से बेस चिकित्सालय श्रीकोट पहुंचाया गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। अब खबर जिला चंपावत के टनकपुर से है, जहां मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में लगने वाले सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी धाम के सरकारी मेले का गुरुवार 15 जून को समापन हो गया। पूर्णागिरी मेले के पहले पड़ाव ठूली घाट क्षेत्र में समापन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि इस वर्ष पूर्णागिरी 2023 मेले का समापन हो गया है, जिसमें लगभग 35 लाख से ज्यादा भक्तों ने मां पूर्णागिरी के दर्शन किए। इस दौरान मेला समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त तरीके से चलाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा है कि ये मेला पूरे वर्ष सुचारू रूप से चले, जिसको पूरा करने के लिए मां पूर्णागिरी धाम में मुख्यमंत्री की तरफ से कई योजनाओं पर काम चल रहा है। हुआ है उसमें काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 4 घोषणाएं की हैं। इसको एक तरह से पर्यटन जो स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनाया जाएगा, पार्किंग्स बनाई जाएंगी, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी और जो बिजली है वो परमानेंट की जाएगी और मेले को पूरे साल चलाया जाएगा अगले साल से, जब ये घोषणा पूर्ण होगी उस साल से। तो मैं आशा करता हूँ कि सुविधाएँ बढ़ेंगी और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, हमारे जो भी प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, जल संस्थान, मीडिया सभी जो लगते हैं और जो मेला समिति, मंदिर समिति, क्योंकि एक तरह जन सहभागिता जो पब्लिक के लोग हैं उन्हीं से मेला होता है। हमारे पास संसाधन बहुत कम है और मैन पावर भी कम है, बट
पब्लिक के सहयोग से ही मेला कोई भी सफल होता है। जो मंदिर समिति है उसके सहयोग के बिना मेला नहीं हो सकता है। तो मंदिर समिति को भी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम इम्प्रूव करेंगे। बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रैपिडो जहां आज लोगों को अच्छी सर्विस देने की वजह से अच्छा नाम बना चुकी है, वहीं अब रैपिडो द्वारा सामाजिक हित में भी कार्य किए जा रहे हैं। गुरुवार को रैपिडो द्वारा IMA ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 लोगों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि इस मौके पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि रैपिडो सामाजिक क्षेत्रों में भी लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि देहरादून में भी लोग रैपिडो सर्विस का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं रैपिडो पिछले 10 महीने से काम कर रहा हूँ और काम करने से मेरे को एक तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। साथ साथ जो आज इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बहुत अच्छा रहा। आज मैंने अपना खून दान किया है यहाँ पे, मुझे करके बहुत खुशी हो रही है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर भी हष्ट-पुष्ट रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता है और जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर किसी को हमारे खून की वजह से ज़िंदगी मिल रही है तो उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। मसूरी कैंपटी मार्ग पर एक महिंद्रा जाइलो कार के ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 5 लोग और 10 बच्चों में से एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को 108 की मदद से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को देहरादून के हाई सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक मसूरी कैंपटी रोड पर एक जाइलो कार के ब्रेक फेल हो गए थे। चालक द्वारा कार को पहाड़ से टकराया गया, जिससे कार पलट गई। मसूरी कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि कार में सवार बिहारीगढ़ सहारनपुर के रहने वाले 2 परिवार के लोग थे। मामले की जाँच की जा रही है और घायलों के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। महिंद्रा जाइलो कर कोई गाड़ी है जो कि इनके कथना अनुसार ये ब्रेक नहीं लगे और पलट गई, जिसमें कि 5 घायल हैं और उसमें से 3 सीरियस हैं जो कि भेजे जा रहे हैं। सीरियस का मतलब ये है कि उनके हाथ पैर में काफ़ी चोट है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं और एक बच्ची छोटी है, उसके पेट में दर्द है। तो उन 3 को हम लोग रेफ़र कर रहे हैं और हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रदीप राणा ने उनको पूरा मैनेज किया है और मैं भी सुपरविज़न कर रहा हूँ। सर, हमारे टोटल कितने पेशेंट्स आए हैं यहाँ? टोटल 5 है। 5 में से 3 को रेफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा कंडीशन उनकी ठीक नहीं है। कर्णप्रयाग के जिलासू में 17 से 25 जून तक होने वाली रामकथा के लिए सुरभि सोच संस्थान तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। सुरभि सोच संस्थान से जुड़े हरिशंकर त्रिपाठी ने बताया कि कथा वाचन के लिए टेंट लगाया जा रहा है, वहीं अन्य तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू 16 जून को विशेष विमान से देहरादून पहुंचेंगे, जिसके बाद वो गौचर से कार के द्वारा अपने निवास स्थान कालेश्वर रवाना होंगे, जहाँ थारू समाज की 200 महिलाएं परंपरागत वेशभूषा और परंपरागत तरीके से उनका स्वागत करेंगी। कथा वाचन के लिए 15 जून से 1500 से अधिक लोग जिलासू पहुंचने लग जाएंगे। वहीं देश और विदेशों से भी 150 से अधिक लोग मुरारी बापू की कथा का श्रवण करने के लिए जिलासू पहुंचेंगे। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना सहसपुर SOG देहरादून द्वारा नकली दवाइयों का व्यापार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और एक सातिर अब्दुल को पुलिस ने सहसपुर से गिरफ्तार किया है और 2 अभियुक्तों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं SSP देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सैलाकुई में एल्डर फार्मास्यूटिकल्स नाम से एक कंपनी है जो बंद हो चुकी है। अभियुक्त आशीष उससे ये सभी दवाइयों के पाउडर स्क्रैप लेता था और कैप्सूल के कवर की व्यवस्था अभियुक्त अनिल के द्वारा होती थी। अनिल और आशीष ये पाउडर और कैप्सूल के कवर रुड़की हरिद्वार निवासी इरफान को बेच देते थे और इरफान ये पाउडर कैप्सूल में भरकर आगे बेचता था। इसमें जो सहसपुर और सैलाकुई क्षेत्र में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवा बनाते समय या दवा को पैक करते समय जो भी स्क्रैप बचता था उसमें, उसको जो उसका पाउडर हमारी टीम ने लगभग 4 कुंतल को बरामद किया है और 60 प्लास्टिक के बैगों में अलग अलग जो कैप्सूल के जो कवर होते हैं वो बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इनका कीमत अभी तो वैसे जानकारी हमको नहीं है, लेकिन देखने से ये लगता है कि कम से कम करोड़ों का ये दवाइयाँ हैं और फर्जी दवाइयाँ हैं। और नियम तो ये है कि स्क्रैप अगर कोई दवा बनाते समय अगर निकले तो उसको ये बताया गया है कि उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि इसका फर्दर कोई जो है दुरुपयोग न हो पाए। और इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये स्क्रैप जो है बगैर न्यूट्रलाइज किए हुए हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन तभी होगा जब इसका फर्दर केमिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन देखने से ये लगता है कि ये इस तरह का स्क्रैप जो न्यूट्रलाइज नहीं किया गया वो है। और इसमें 3 लोगों का सामने आया है। एक आशीष कुमार की अरेस्टिंग हो गई है। ये आपका मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में यहीं जो है सैलाकुई क्षेत्र में रह रहा था। एक अनिल कुमार है
और इरफान है। अनिल कुमार आपका उसैले कोई का रहने वाला है, इरफान आपका रुड़की का रहने वाला है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि आशीष कुमार जो है बेसिकली स्क्रैप की व्यवस्था करता था और अनिल कुमार जो है कैप्सूल का जो कवर है वो व्यवस्था करता था। जिला उधम सिंह नगर के तहसील कोतवाली खटीमा के विभिन्न गांवों में अवैध खनन करने वाले मिट्टी माफियाओं को न तो प्रशासन का डर है न ही पुलिस का। बिना किसी अनुमति के मिट्टी खनन का काला धंधा करके उत्तराखंड सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खनन माफियाओं के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उनके द्वारा 2 दिन पूर्व ही अवैध खनन के रूप में 4 वाहनों को सीज किया गया। फिर भी मिट्टी चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं बुधवार को पुलिस टीम द्वारा बनगवा मजोला में छापेमारी कर अवैध खनन में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि बनगवा मझौला में अवैध खनन किया जा रहा है और हमारी सीलिंग लैंड है वहाँ पर। तो वहाँ पर जांच की गई तो वहाँ पर पाया गया कि वास्तव में अवैध खनन हो रहा है। तो हमने मौके से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 1 मडलोडर सीज करके 17 मील चौकी में उसको रख दिया है और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई है वो की जाएगी। हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि अवैध खनन किसी प्रकार से खटीमा क्षेत्र में न हो। हम क्योंकि वहाँ पर जो वास्तव में जो खनन माफिया जो उसको वहाँ पर खनन करवा तो मौके में नहीं था, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली के जो मालिक थे और जो ड्राइवर थे वो पीलीभीत के साइड के हैं। तो उनसे हम पता करेंगे किसके द्वारा ये खनन करवाया जाए। तो और लिहाजा जो भी हमारे पास वहाँ पर उसको नाप करेंगे कि सीलिंग खेत से कितनी मिट्टी का दोहन कर लिया, तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। और अभी क्योंकि हमें सूचना सिर्फ ड्राइवर के माध्यम से मिली है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर थे उनके माध्यम से मिली है, इसकी पुख्ता हम जानकारी करने के बाद जाँच करेंगे और फिर उनके खिलाफ न्यायानुसार कार्रवाई करेंगे। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा भाजपा कार्यालय में विधानसभा महा जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के विभिन्न मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने और पिछले लोकसभा चुनाव के जीत के रिकॉर्ड को पार करके नया रिकॉर्ड बनाने की चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सांसद अजय चमटा ने कहा कि पार्टी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर ऐतिहासिक निर्णय लेकर साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के विभिन्न मोर्चों को निर्देश दिया गया है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएं। के अंदर हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 30 मई से लेकर 30 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और उसमें प्रेस वार्ता है, वरिष्ठ नागरिकों से मिलना है, नए मतदाताओं के सम्मेलन है। और आज हमारे मोर्चा है, जैसे महिला मोर्चा, संख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, किसान मोर्चा, ऐसे सभी मोर्चों, ओबीसी मोर्चा, ऐसे सभी मोर्चों के संयुक्त आज एक सम्मेलन था जिसमें हमारे पदाधिकारी आए थे। उन पदाधिकारियों के माध्यम से आम लोगों तक बातें पहुँचे, इस निमित्त यह आज का सम्मेलन था। जो भी चुनाव हैं, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे हमारे कोऑपरेटिव के हैं, उनके लिए सरकार तुरंत उनके चुनाव की प्रक्रिया में लगी हुई है। उनकी प्रक्रिया के चुनाव होंगे और पार्टी जिसको भी हम लोग जो सर्वे के माध्यम से जिस प्रकार से भी पार्टी अपना अनुशंसा पर वो जो भी पदाधिकारी जो भी इस योग्य हमारे लोग लड़ने के लिए आएंगे वो अपना इच्छा जाहिर करेंगे और उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी। सब लोग मिलजुल करके बैठेंगे और हर तरीके से जो भी आकलन होंगे, जो पैमाने होंगे, उन पैमानों के बाद उनको टिकट दे करके सारी पार्टी एकजुट होकर के मजबूती के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को देगी। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।